नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 24। और रूल नंबर 24 मैं थोड़ा जल्दी प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि ये चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है उससे स्टार्ट होने से पहले आप तक पहुंचा दूँ, ताकि आप इसे देख लो। अदरवाइज एक बार आपने मैच स्टार्ट कर दिया ना तो सेमीफाइनल मैच है, आप सारा दिन मैच में ही गुजार दोगे। वनडे मैच है और रोहित शर्मा को, ट्रेविस हेड को सब देखना चाहते हैं कि कंपटीशन कैसा रहने वाला है। तो चलो मैं पहले बता दूं जो है कि ये रूल नंबर 24 जो है जो कवर करेगा वो टेंस का चैप्टर कवर करेगा। टेंस के चैप्टर में कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ाई करते हैं तो ज्यादातर जो उसके सेक्शंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्शन होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और जिसपे एग्जाम में ठीक ठीक क्वालिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बनाए गए हैं, तो इनका सहारा लेके जो है मैं आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। आप में से कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले और प्लेलिस्ट पूरा देखे। ये वीडियो नंबर 24 है, 23 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डल गई है, तो 23 के 23 वीडियो ले लीजिए। ये सारी की सारी सीरीज कट टू कट है, टू द पॉइंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं इसे डिकोड कर रहा हूँ ताकि जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ या फिर मॉक टेस्ट देने जाओ तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे कि हाँ सर ने ये वाला रूल पढ़ाया था और ये जो है आ रहा है और उससे आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके पहले ब्रीफ करना चाहूंगा किस पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर लॉट। मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है लेकिन मैं उसे बहुत पसंद कर रहा हूं। ये सेंटेंस की मीनिंग ये है। एक्चुअली यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है लाइकिंग, आई एम लाइकिंग, ये अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? जो लाइक जो शब्द है, जो लाइक शब्द है यहाँ पे स्टेट को या फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हो या आप चाह कर रहे हो, आपकी एक फीलिंग है। आप किसी भी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में तब डालते हो जब वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी कैसा? ऑनगोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक्शन अगर जारी रह रहा है, कोई चीज चल रहा हो, तो आप उसको जो है आईएनजी फॉर्म में रखते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर मैं उसे पसंद कर रहा हूं, तो ये भी तो जारी है मेरा पसंद करना। जो पसंद करना वो एक फीलिंग है, वो एक अवस्था, एक स्टेट है, माइंड का एक स्टेट है। तो जब हम अवस्था की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो हम इसको इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। किसमें? इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ना कि हम कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? बट आई लाइक हर ए लॉट, बट आई लाइक हर ए लॉट। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ सर यही एक वर्ब है या ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डाउट कहां से स्टार्ट होता है, अगर एक ही वर्ब आपकी स्टेट या फीलिंग को रिप्रेजेंट करे, स्टेट या फिर फीलिंग को रिप्रेजेंट करे, और यही सेम वर्ब जो है आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू आपको पहचानना पड़ेगा कब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, कब हम एक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम एक्शन की बात करेंगे तब हम आईएनजी लगाएंगे, जब हम एक्शन की बात नहीं कर रहे होंगे, जब हम स्टेट या फीलिंग की बात कर रहे होंगे, तब हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखेंगे। ऐसे कुछ 5 कैटेगरी के वर्ब हैं, ठीक है ना। उन सारों को मैं आपकी आंख के सामने से गुजार देता हूं और इंडिविजुअली मैं ये बता देता हूं कि क्यों कौन कब कब आप कैसे कैसे पहचानोगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे करेक्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं पांचों कैटेगरी का दर्शन करा दूं आप सब लोगों को, ठीक है ना। जैसे हम देवी माता के दर्शन करते हैं, भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं, वैसे इस रूल के भी दर्शन कर लो, इन वर्ब्स के भी दर्शन कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है इन वर्ब्स का दर्शन करना। कहीं सेट देखने बैठ गए या फिर एग्जाम में अपीयर हो गए और आपने इनके दर्शन नहीं किए हुए हैं तो भाई श्राप दे देंगे, एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे। तो जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन बताने वाले जो वर्ब्स होते हैं सारे याद नहीं करने, कुछ याद करने। जैसे परसेप्शन क्या है? जब हम किसी को देखते हैं तो उससे हमारा परसेप्शन बनता है। किसी को टेस्ट करते हैं तो हम हमें पहचान होती है। स्मेल करते हैं, हियर करते हैं, लुक, सीम, अपीयर। वर्ब आप परसेप्शन बोल दो या वर्ब ऑफ सेंसेस बोल दो, जिससे किसी चीज की सेंस मिलती है मुझे, ठीक है ना। देख के सेंस मिलता है, टेस्ट करके, स्मेल करके, सुन के, लुक, सीम, अपीयर, ये तीनों देखने से रिलेटेड है। ये सारे सारे जो है वर्ब सब देखने से रिलेटेड है। इनमें सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आता है वो टेस्ट और स्मेल आता है, ठीक है ना। कई बार आप यूं कहते हो ना, आई एम टेस्टिंग द फूड, ठीक है ना, आई एम टेस्टिंग द फूड, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। फूड टेस्ट गुड, जो खाना है उसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। तो आपको समझना है कि कब आईएनजी लगाओगे, कब आईएनजी नहीं लगाओगे। तो जब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन आपका पैसिव एक्सपीरियंस हो कर रहा हो, कैसा? पैसिव एक्सपीरियंस हो कर रहा हो, या यूं कह दो कि अगर फिनोमेना नेचुरल हो, अगर फिनोमेना नेचुरल हो तब आप इसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं डालोगे। और जब आप एक्शन बताने की कोशिश करोगे, जब आप एक्शन बताने की कोशिश करोगे कि ये मेरा ऑनगोइंग एक्शन है, तब आप इनको आईएनजी फॉर्म में रख सकते हो।
वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस की बात करें, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर और सपोज जैसे वर्ब है, जो वर्ब है ये सोचने से रिलेटेड है। इसमें नो और रिमेंबर और थिंक, ये थिंक भी है, नो और रिमेंबर ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ब शोइंग पोजीशन, ऐसे वर्ब जो पोजीशन या अधिकार को शो करते हैं, जैसे ओन होना, हैव होना, बिलोंग होना, कंप्राइज, पोजेस, कंटेंट एंड कंजेस्ट, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही तीन आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आई ओन ए कार, आई एम ओनिंग ए कार, कई बार आपको देखने को मिलेगा आई ओन ए कार, और कई बार कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आई एम ओनिंग ए कार, आई एम ओनिंग ए कार। क्या सही है, आई ओन ए कार है, आई एम ओनिंग ए कार? जब आप पोजीशन बताते हो तो ऑन गोइंग एक्शन नहीं है, कोई चीज आपका है सो है, तो जब आप पोजीशन बताने की कोशिश करते हो तो आप ये करते हो। आई एम ओनिंग ए कार लिखना गलत है, आई ओन ए कार ये सही है, ठीक है ना। आई एम हैविंग 3 फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं ना आई एम हैविंग 3 फ्रेंड्स, क्या सही है या ये सही है? आई हैव 3 फ्रेंड्स, आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे 3 दोस्त हैं। तो मेरे 3 दोस्त हैं, मेरा पोजीशन है 3 दोस्तों पे, वो मेरे हैं, ठीक है। तो आई हैव 3 फ्रेंड्स सही है, आई एम हैविंग 3 फ्रेंड्स गलत है। तो ये जो है ना, ओन, हैव और बिलोंग जैसे जब वर्ब्स आपको देखने को मिले तो आप ध्यान रखिएगा कि इन जब ये पोजीशन शो करते हैं, जब ये अधिकार बताने की कोशिश करते हैं तो इनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते। इसी तरीके से वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट, कुछ वर्ब होते हैं जो फीलिंग बताते हैं या स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, जैसे बिलीव करना, लाइक, डिसलाइक, लव, सबसे ज्यादा तो लविंग यू करके आ जाता है, ठीक है ना, लाइकिंग यू आ जाता है, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट और इमेजिन जैसे वर्ब्स हैं। ध्यान रखना है इनको कि जब ये फीलिंग बता रहे हो या स्टेट बता रहे हो तो ये एनजी फॉर्म में नहीं रखे जाते हैं। और वर्ब्स इन जनरल अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये जैसे शब्द हैं। तो इसमें आपको ये पहचानना होगा, ये पहचानना होगा। चलो 1 बाय 1 करके इनको डिकोड कर लेते हैं, वापस लौट के आएंगे, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन की, ठीक है ना। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन में सी हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल, हियर, लुक, सीम, अपीयर हो गया। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में टेस्ट देखने को मिला, सी भी कई बार देखने को मिल जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, इन कुछ एग्जाम्पल से आप ये समझने की कोशिश करो कि कब ये जो है हमारे पैसिव एक्सपीरियंस को बता रहे हैं और कब ये जो है हमारे जो है डेलिबरेट एक्शन को बता रहे हैं। डेलिबरेट का एक्शन का मतलब हो गया जो जानबूझकर हम एक्शन करते हैं। अगर डेलिबरेट एक्शन है तो आप कंटिन्यूअस में रख सकते हो, और अगर ये पैसिव एक्सपीरियंस है या यूं कह दो कि अपने आप कोई चीज हो रही है, अपने आप अगर कोई चीज हो रही है तो उस केस में हम इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते। जैसे कई बार सेंटेंसेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, आई एम सीइंग द बर्ड, क्या ये सही है? आई एम सीइंग द बर्ड, जैसे आप किसी पक्षी को सामने है अगर देख रहे हो ना, तो आई एम सीइंग द बर्ड जब लिखते हो तो ये कहने में और सोचने में सही लगता है, यार ये तो एक्शन मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग द बर्ड लिखा ना, आई एम सीइंग द बर्ड, पर ये गलत है। सी इज स्मेलिंग द परफ्यूम, वो परफ्यूम स्मेल कर रही है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। दिस फूड इज टेस्टिंग अमेजिंग, ये गलत है, ये नेचुरल है। जब आप बर्ड्स को देखते हो, ये एक नेचुरल फिनोमेना, तो जब कोई ऐसी चीज है जो आपकी पैसिव एक्सपीरियंस है, किसी बर्ड को देखना, जब आप देख रहे होते तो नेचुरल फिनोमेना, आंख सामने रखोगे तो कोई चीज दिखाई देगी। तो आई एम सीइंग द बर्ड गलत है, आई सी द बर्ड, आई सी द बर्ड सही होता है। इसको हम किस में रखते हैं? इसको हम रखते हैं इंडेफिनिट में। सी स्मेल्स द परफ्यूम, दिस फूड टेस्ट अमेजिंग, ये सही है। यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। कई बार क्या हम हिंदी भाषी बच्चे होते हैं ना, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको तो यार दोनों में जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है। आई एम सीइंग द बर्ड, तो मैं कह तो सकता हूं मैं पक्षी देख रहा हूं, मैं पक्षी देख रहा हूं, मैं पक्षी देखता हूं। आप बोल रहे हो कि आप कहोगे मैं पक्षी देख रहा हूं, नहीं मैं पक्षी देखता हूं। जब आपको डेलिबरेट एक्शन बताना हो, मतलब जानबूझ के बताना हो कि नहीं आप खड़े हो, अब पक्षी देख रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, जब आप डेलिबरेट एक्शन रिप्रेजेंट करते हो तब आप लगा सकते हो। लेकिन इन जनरल जब आप कहते हो तो आई सी द बर्ड बोलते हो, सी स्मेल द परफ्यूम बोलते हो, दिस फूड टेस्ट अमेजिंग। अगर आप आईएनजी लगाने लगोगे तब वहां पे आपका पैसिव एक्सपीरियंस नहीं होगा, मतलब नेचुरल फिनोमेना नहीं हो रहा होगा, अपने आप कोई घटना नहीं घटित हो रही होगी कि नहीं, वो होगी होगी, नेचुरल है चीज। तो अगर नेचुरल है कोई चीज तो आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे। अगर आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो उसकी मीनिंग ऐसे निकल के आएगी वो आप डेलिबरेट एक्शन शो कर रहे हो। तो ये इनकरेक्ट वर्जन है, ये करेक्ट वर्जन है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं सी इज स्मेलिंग द रोज, तो सी इज एक्टिवली स्निफिंग देम, मतलब ऐसे करके। जब हम यहां पे बोल रहे हैं ना, जब हमने परफ्यूम के साथ जो है हमने स्मेल की बात की, तो परफ्यूम जैसे तुम खोलोगे तो ऑटोमेटिक स्मेल आएगा। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं ना, सी इज स्मेलिंग द रोज, इसका मतलब है कि आपने गुलाब का फूल क्यों रखा,
अब ये डेलिबरेट एक्शन कर रहे हो, तो जब कोई चीज ऑटोमेटिक होगी उसको हम पैसिव एक्सपीरियंस बोलेंगे, या यूं समझ लो कि अपने आप जो चीज हो रही हो उसके लिए हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आप जानबूझ के कर रहे हो, कोई चीज अगर आप जानबूझ के कर रहे हो, डेलिबरेट आपका एक्शन है, तो उसके लिए आप आईएनजी लगाते हो। सी इज स्मेलिंग द रोज, ये सही होगा, ठीक है ना। आई एम लुकिंग एट द पेंटिंग, मैं पेंटिंग पे देख रहा हूं। अभी आपका डेलिबरेट एक्शन है कि आप ध्यान घूर कर लगा के देख रहे हो। तो सवाल यह है कि जब आपका डेलिबरेट एक्शन है, जब वर्ब ऑफ परसेप्शन होगा, जहां से आपको किसी चीज की फीलिंग आ रही होती है, तो अगर वो नेचुरल हो रहा होगा, अपने आप हो रहा होगा, तब आप इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। और अगर डेलिबरेट एक्शन बताने की कोशिश कर रहे हो तो सेम वर्ब के साथ आप क्या काम करोगे, आईएनजी फॉर्म लगाओगे। अब अगला सवाल बनता है कि सर जब दोनों तरीके से बात को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करेंगे। सवाल ये भी तो आता है एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करते हैं। एक्चुअली एग्जाम में एग्जाम्पल ही वो सिचुएशन ही दिया रहता है, वो सिचुएशन ही दिया रहता है जिसमें आपको ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि वहां पे जो है स्टेट रिप्रेजेंट हो रहा होता है, फीलिंग रिप्रेजेंट हो रही होती है, और पैसिव एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट हो रहा होता है। वहां पे वो जानबूझ के इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाते हैं, वहां पे डेलिबरेट एक्शन हो, या वहां पे वर्ब को आईएनजी फॉर्म में डालनी हो, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में वो डाल के ही देते हैं। और सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे आपको वो आईएनजी फॉर्म हटानी होती है और उनको जो है इंडेफिनिट टेंस में डालना होता है। इसी तरीके से बात करें हम अगर दूसरे कैटेगरी की, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस की, जैसे हम बोलते हैं आई एम नोइंग द आंसर, मैं जान रहा हूं। हम ऐसे नहीं बोलते मैं आंसर जानता हूं, हम ऐसे बोलते मैं इसका सवाल का आंसर जानता हूं। कभी बोल रहे मैं इसका जान रहा हूं। जानना जो है, जो आप किसी चीज को जो नो कर रहे हो, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, ये मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेंटल स्टेट को, हमारी मानसिक अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थिंक करना, नो करना, मीन करना, माइंड करना, रिमेंबर, या सपोज जैसे वर्ब जब भी आपके एग्जाम में आएंगे सबसे ज्यादा थिंक ही आता है आपके एग्जाम में। तो आई एम नोइंग, थिंक और नो, आई एम थिंकिंग द आंसर, ठीक है ना। आर यू माइंडिंग इट इफ आई सिट हियर, क्या तुम माइंड करोगे। तो इसको ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है, ये गलत है, ये हमारी जो है माइंड की स्टेट बताती है। तो आई नो द आंसर, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, ये करेक्ट है। और जैसे अगर आपको इसको एक्शन में लिखना है तो इस्तेमाल कर सकते हो थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। तो मैं कंटिन्यूअसली सोच रहा हूं, मतलब मैं डेलिबरेट एक्शन है, मैं बैठा हूं, मैंने अपने फ्यूचर के विषय में सोचना चालू कर दिया। तो आई एम थिंकिंग का मतलब मेरा ऑनगोइंग एक्शन है। सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार, वो सोच रही है एक नए कार को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। फिर सवाल वही है कि रख तो हम दोनों में सकते हैं, हम इन वर्ब्स का इस्तेमाल आईएनजी में भी कर सकते हैं, स्टेट में भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम में देखो जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सिचुएशन ही ऐसी दी रही होती है कि आप आंख बंद करो, आईएनजी को जो है आप बदल दो, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में या एसईएस फॉर्म में, मतलब आपको कंटिन्यूअस से इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना रहता है। सारे क्वेश्चन में यही काम करना रहता है, इसके सिवा और कुछ करना नहीं रहता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक लाइन बता के ये गुजर जाता है, जैसे मेरी किताब देखोगे, ठीक है ना, थोड़ा प्रमोशन कर दूं किताब की, जरूरी किताब, अच्छी किताब। इस किताब में पता है एक्चुअली अपन ने लिखा है, इसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, इसमें हमने आधा एक्सप्लेनेशन लिखा है, जिससे एग्जाम के सवाल जो है आसानी से लग जाता है। इसमें सीधे सीधे वर्ब की लिस्ट दे दी है और ये दे दी है कि अगर ये क्वेश्चन के अंदर आपको आईएनजी फॉर्म में देखने को मिले तो तुरंत ही इनको आईएनजी फॉर्म से हटा के उनको इंडेफिनिट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मतलब वर्ब की एसईआईएस फॉर्म या वी टू फॉर्म अगर पास्ट में बनाना हो तो, या सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो इसमें हमने आधी जानकारी दी है। आधी जानकारी जब मैंने अपने समय में तैयारी की थी तो मैंने भी आधी जानकारी ही पढ़ी थी, और आधी जानकारी कई बार सेहत के लिए अच्छी होती है, पूरी जानकारी कई बार सेहत के लिए नुकसान भी होती है, क्योंकि दिमाग दो तरीके से सोचने लगेगा कि सर यहाँ पे स्टेट है, डेलिबरेट एक्शन है, फीलिंग है कि नहीं है, मेरे को तो एक्शन भी दिखाई दे रहा है। आई लाइक हर ए लॉट, मैंने बोला मैं उसे पसंद करता हूं, और मैं लिख दूं आई एम लाइकिंग हर ए लॉट, तो मैं उसे पसंद कर रहा हूं सर, इसको तो ऐसे भी बोल सकता हूं, तो दोनों बात सही हो गया। जब आप आई एम लाइकिंग हर ए लॉट कहते हो तो उसका मतलब आप पसंद कर रहे हो, आप जानबूझ के डेलिबरेट एक्शन बताने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको इस बात की जानकारी है कि इन जनरल इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते, यहां पे स्टेट रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे फीलिंग रिप्रेजेंट हो रही है, यहां पे पैसिव एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपको इनको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे। और अगर हम बात करें हैं पोजीशन वाले जो भी वर्ड है, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, तो जैसे आता है ना आई एम हैविंग ए कार, तो नहीं आई हैव ए कार बोलते हैं यार, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू यू ऐसा नहीं बोलते, या मी दिस बुक बिलोंग्स टू यू बोलते हैं। द पैकेज इज कंटेनिंग ए गिफ्ट, द पैकेज कंटेन्स ए गिफ्ट, ये हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते। आई हैव ए कार, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, द पैकेज कंटेन्स ए गिफ्ट, पर इनके साथ आईएनजी बनाया जाता है। वी आर हैविंग लंच नाउ, मतलब हम अभी लंच कर रहे हैं। यहाँ पे जो हैविंग है ना, वी आर हैविंग लंच, तो यहाँ पे जो हैविंग लंच है वो
पोजीशन नहीं बता रहा है, यहां पे खाना खाना बता रहा है, जो है भाई यहां पे खाना खाना बता रहा है। सी इज हैविंग ए ग्रेट टाइम एट द पार्टी, वो इस टाइम पे जो हैविंग यहां पे हम बता रहे हैं, सी इज हैविंग ए ग्रेट टाइम, तो उसका समय जो है ना वो अच्छा गुजर रहा है, वो एंजॉय कर रही है। यहां पे जो हैविंग ए ग्रेट टाइम का मतलब हो गया एंजॉय करना, यहां पे वो उस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम हैविंग कार लिखना है हमेशा से गलत है। जो आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो यही आता है कि आई हैव ए कार, आई हैव ए फ्रेंड, आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए फ्रेंड, इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है वहां पे कि उस टाइम पे ये क्या कर रहे होते हैं, स्टेट पोजीशन वाली स्टेट जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो ऐसे केस में हम इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। लास्ट में मैं एक सिंगल लाइन बता दूंगा, उसी में जो है आपका सारा काम हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्ब एक्सप्रेशन फीलिंग और स्टेट, तो जब भी ये सारे के सारे वर्ब दिखाई दे तो ये फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई एम लविंग दिस मूवी, आई लव दिस मूवी लिखते हैं, आई एम लविंग दिस मूवी नहीं लिखते। सी इज वांटिंग ए न्यू फोन, उसे वो चाह रही है ऐसा नहीं बोलते, सी वांट्स ए न्यू फोन बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर बिलीविंग इन गोस्ट, वो भूतों में विश्वास कर रहे नहीं, वो भूतों में विश्वास करते हैं ऐसा बोलते हैं, दे बिलीव इन गोस्ट। जैसे आई एम लविंग दिस सॉन्ग, ठीक है ना, ये कहना गलत है। ये जितने भी वर्ब है ना, वर्ब एक्सप्रेशन फीलिंग या स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इन वर्ब्स की ऐसी कैटेगरी होती है, इनको आईएनजी में तो रखते नहीं है। इन जनरल स्पोकन इंग्लिश में हम इनको आईएनजी में डाल देते हैं, पर ग्रामेटिकली इनके साथ आईएनजी सही होता ही नहीं है। तो ये चौथा नंबर का जो वर्ब का कैटेगरी है, इनके साथ आईएनजी देख के ध्यान रखना कि इनके साथ आईएनजी बनाते ही नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में बना लेते हैं, ग्रामेटिकली सही नहीं होता। तो जब भी अगर इनको लेके कभी आईएनजी फॉर्म में रख के सेंटेंस के अंदर बनाया गया तो तुरंत ही रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। पांचवी कैटेगरी पे आते हैं। पांचवी कैटेगरी हमारी स्टेट अदर वर्ब जो है, ये भी स्टेटिव वर्ब्स है, मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। इसमें कॉस्ट कई बार पूछा गया है। दिस फोन इज कॉस्टिंग $500, इसको ऐसे बोलते हैं दिस फोन कॉस्ट $500। दिस चाइल्ड इज रिजेंबलिंग हिज फादर, दिस चाइल्ड रिजेंबल हिज फादर, ठीक है ना। सी इज रिफ्यूजिंग टू हेल्प मी, ये तीन के तीनों गलत है। ये कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस से बदल करके इनको क्या करना है, इनको इंडेफिनिट में डालना है, सी रिफ्यूजेस टू हेल्प मी, ठीक है ना। इनके साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो, द कंपनी इज कॉस्टिंग मी ए लॉट ऑफ मनी दीज डेज, जब आप टेम्परेरी एक्शन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ये चीजें आप ध्यान मत दो। अब अगर मैं समरी की बात करूं तो ये जो मैं पांचों कैटेगरी के वर्ब्स आपको बता रहा हूं, एग्जाम में जब भी इनको देखो, एग्जाम में जब भी देखो, मैं आपको मेनली बता दूं कौन कौन से वर्ब उठा के आपके एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बनाए गए। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए, ये वाले जरा ध्यान से दे दो। जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, थिंक, नो, रिमेंबर, ओन, है, बिलोंग, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही पूछा गया है। ये 5-6 वर्ब्स हैं, इन्हीं को लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर सिंगल लाइन में आप इन्हें याद कर लो तो इनके साथ जो है आईएनजी लगा लो। अगर आईएनजी देखने को मिल जाए तो इनका आईएनजी हटा दो। ये कंटिन्यूस में मिल जाए तो इनको इंडेफिनिट टेंस में डाल दो। बस इतनी सी बात है। अगर एक सिंगल लाइन भी याद रख लोगे और इतनी याद रख लोगे तो एग्जाम का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। लेकिन शिक्षक होने के नाते आपको मेरा ये बताना बहुत जरूरी था कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अब मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे की स्टोरी आप भूल जाओ, एक लाइन खाली याद रख लो, एक लाइन याद कर लो वन लाइन में, कि ये सारे के सारे वर्ब मिल जाए, टेस्ट मिल जाए, स्मेल मिल जाए, नो मिल जाए, रिमेंबर मिल जाए, जो है ओन, हैव और बिलोंग मिल जाए। सबसे ज्यादा ये पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है। ये अगर आपको देखने को मिल जाए और ये आईएनजी फॉर्म के साथ देखने को मिल जाए तो तुरंत इनको हटा दीजिएगा और इनको इंडेफिनिट टेंस में ले आइएगा, वर्ब की एस या एस फॉर्म में ले आइएगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाइएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से जो मैनेज करना हो उस वर्ब की स्थिति डालिएगा, पर कंटिन्यूअस टेंस से हटा लीजिएगा। अगर ये बात एक सिंगल लाइन में अगर याद हो गई हो तो चलो पिछले सालों के क्वेश्चन कर लेते हैं सारे के सारे और देखना कितने आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। अब मैं जान रहा हूं सारे फैक्ट तुम्हारे विषय में। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो कि अपने आप में गलत है। जब भी ये देखो नोइंग लिखा हुआ है इसको हटा दो। आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स, आंख बंद करो, बस इतना याद रखो कि अगर ये आईएनजी फॉर्म में आएगा तो इनको हटा दोगे। अगला है माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित इज हैविंग नहीं होगा, माधुरी दीक्षित हैज ए लॉन्ग फैन फॉलोइंग, सॉरी लार्ज फैन फॉलोइंग। अगला है ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स की जगह ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, ये सही होगा। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन नहीं, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन। कई बार देखोगे कि चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रंस लिख के आ जाएगा। ये नाउन के चैप्टर में सिखाता हूं मैं आपको कि चाइल्ड का प्लूरल जो है, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है। कई बार चिल्ड्रन इतना ज्यादा हम यूज करते हैं तो हमें लगता है चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस प्लूरल होता है, जो कि गलत होता है। ये भी बात याद रख लो। अगला है द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। टेस्टिंग गुड, इज टेस्टिंग नहीं, टेस्ट
गुड होगा, क्योंकि दो न्यू ड्रेस है, ये क्या है, सिंगुलर है, इसके हिसाब से जो वर्ब आएगा, दिस जो है टेस्ट कर रहा है, अच्छा टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट होगा, तो टेस्ट जो होगा इसको आप आईएनजी में नहीं रखोगे। अगला है वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। यहाँ पे वी हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है ना, और फिर आदमी को क्या समझ में आता है, सिंस यहाँ पे लगा हुआ है, सिंस वी वर चिल्ड्रन, तो सबको ये लगता है कि वी हैव बीन नोइंग यू, बिल्कुल सही है अपने आप में, तो वी हैव बीन नोइंग की जगह वी हैव बीन नोइंग की जगह डालना है वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको किस में नहीं डालना है, कंटिन्यूअस में नहीं डालना है, नो को आपको कंटिन्यूअस में नहीं डालना है, नो का आप थर्ड फॉर्म नोन बनाते हो, लेकिन आपको इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं डालना है, इसको कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में जब भी देखने को मिले आईएनजी फॉर्म में तो उसको हटा देना। फिर आया ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज, तो ही इज हैविंग लिखा हुआ ना, तो ही इज हैविंग हटा दो, ही हैज एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और अगर आखिरी क्वेश्चन की बात करूं, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आई एम बिलीविंग की जगह आई बिलीव यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये है। इसमें ध्यान से देखो, जो मैंने अभी आपको बताया लिस्ट, अगर आप ये 5-6 वर्ब्स खाली याद रख लोगे, तो ये 5-6 वर्ब्स है, ये खाली याद रख लोगे, और ये याद रख लोगे कि ये जब भी सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म में देखने को मिले, इनको आप हटा दोगे, और इनको हटाने के बाद आप क्या करोगे, सेंटेंस को इंडेफिनिट टेंस में डालोगे, और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा रूल था। मैं अपने समय में, मतलब 2015 अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रही थी, 2016 में सिर्फ एक लाइन याद रख लिया था कि ये सारे के सारे वर्ब अगर ये आईएनजी के साथ देखने को मिल जाए तो हमें क्या करना है, इनका आईएनजी। लेकिन इसमें परेशानी क्या हुआ करती थी, बार बार इस रूल को भूल जाता था। तो जब मेरे को एक बात ये समझ में आया, इनके पीछे की एक बार मैंने स्टोरी सुनी कि क्या है, क्या रीजन है, जब टेप तक गया उसके बाद फिर कभी नहीं भूला। इसी वजह से मैंने ये चुनाव किया कि जब मैं ये रूल आपको पढ़ा रहूंगा तो इसके पीछे की स्टोरी बता दूंगा। स्टोरी सिंपल सा ये है कि ये सारे के सारे वर्ब स्टेट को, पैसिव एक्सपीरियंस को, फीलिंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा केस है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं डालते हैं। अब हिंदी भाषी बच्चों के साथ परेशानी ये होती है कि वो सेंटेंस के अंदर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी वो ये सवाल सही नहीं कर पाएंगे। अगर वो सिर्फ एक लाइन याद रख ले कि ये 5-6 वर्ब्स हैं, अगर ये सेंटेंस के अंदर देखने को मिल गया और ये आईएनजी फॉर्म में रखा है, तो हम इनको आईएनजी फॉर्म से हटा देंगे, तो बच्चे का एग्जाम में जाके क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हिंदी भाषी बच्चों का जो दर्द है वो थोड़ा अलग है, और मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर वो दर्द कोई समझता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ये सारे वर्ब्स अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा और आईएनजी फॉर्म में होगा, तो आप ये आईएनजी फॉर्म हटा दोगे, सेंटेंस को करेक्ट कर लोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सीरीज जो है आपको मदद कर पा रही होगी आपके ग्रामर की नॉलेज को बढ़ाने में। और एक बार सीरीज जब खत्म हो जाएगी, सारे के सारे मैं रूल्स कवर कर दूंगा, तो मैं मानता हूँ किसी बच्चे को ग्रामर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ उससे छूट छाट रहा है। मैं सारे के सारे लगभग अपने 120 रूल की सीरीज में कवर कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, वीडियो को देखिए, इसके बाद जो है सेमीफाइनल मैच देखिएगा, क्योंकि अभी आपका सीजीएल का एग्जाम जो है थोड़ा दूर है, तो अभी आप मैच देख सकते हो जो है, और एक दिन है सेमीफाइनल का मैच है, सभी को देखना चाहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इंडियन टीम के साथ जो है, और हमें उम्मीद है जो है कि हम अच्छा मेहनत करेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट है वो हमेशा मेहनत का ही आउटकम होता है। सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है, वो भी मेहनत करेगी, तो जब टफ कॉम्पिटिशन होता है तो थोड़ी सी लापरवाही से भी आदमी बाहर हो जाता है। ऐसे ही आपका सीजीएल एग्जाम है, 1% आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आखिरी में जो है बच्चा 0.25 मार्क्स से फेल हो जाता है, 1 नंबर से फेल हो जाता है। मैं तो पिछले 7-8 साल से यही देख रहा हूँ यार। बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी हैं जो जिनको 1 साल में एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए, वो भी 4-4, 5-5 साल से अटके हुए हैं, फिर आत्मविश्वास लो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को सामने मत आने दीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।